हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज बाबू चैनल। इतिहास का इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे थे और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जो अगला सुल्तान है वो है अलाउद्दीन खिलजी और आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसका रूलिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1296 एडी से लेकर, एडी मतलब ईस्वी, और 1316 एडी तक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छा से कंसेप्ट बनाने के लिए हम लोग इससे जुड़े तथ्यों को 5 अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारा जो दिमाग है इन सारी चीज़ों को जल्दी से कैप्चर कर लेगा और यदि हमारे सामने कोई प्रश्न प्रस्तुत होता है तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें कौन कौन सी है, 5 पॉइंट कौन से हैं देख लेंगे। सबसे पहला जो इसका इस सुल्तान से जुड़ी चीज़ें हैं वो है इसका परिचय, क्योंकि लगभग सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के परिचय से कोई ना कोई सवाल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब ये सुल्तान बना तो इसके शासनकाल में विद्रोह भी हुए। उसमें से 4 प्रमुख विद्रोह थे, उन विद्रोहों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी अगर बात करें तो विद्रोह के बाद अभी ये नया ही सुल्तान बना होता है कि मंगोल आक्रमणकारियों का भी आक्रमण अपने चरम सीमा पर था, यानी बार बार मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे। तो हम लोग मंगोल आक्रमण के बारे में भी पढ़ेंगे और मंगोल आक्रमणकारी के बारे में भी पढ़ेंगे, ज़रूरी भी है वो जानना। उसके बाद अगला चीज़ है कि ये अपने शासन के दौरान कौन कौन से कार्य किए, वो कार्य के बारे में भी देखेंगे। और 5वां जो है वो है हम लोगों का इसका साम्राज्य विस्तार, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक के जितने भी सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत में वो सारे के सारे सुल्तान दक्षिण भारत में अटैक नहीं किए हैं, दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत को फैलाने का प्रयास नहीं किए हैं। अभी तक ये जितने भी शासन कर रहे हैं और जितना भी सल्तनत फैला हुआ है दिल्ली सल्तनत वो उत्तर भारत में ही है, लेकिन दक्षिण भारत में ले जाने का काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों को जानना होगा कि कौन कौन से इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए, दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत को फैलाने के लिए अभियान किए। वो सारे चीज़ हम साम्राज्य विस्तार के बारे में, सॉरी यहाँ 9 लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। और कहा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये साम्राज्य विस्तार और कार्य है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? परिचय। अलाउद्दीन खिलजी का परिचय। अलाउद्दीन खिलजी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कुछ बातें इनके बारे में। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का जन्म, यानी हम सबसे पहले जन्म से ही शुरुआत करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म बंगाल में हुआ था, जो कि उस समय बांग्लादेश का पार्ट हुआ करता था। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। हालांकि शहाबुद्दीन मसूद इसके पूर्व के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बड़े भाई थे। उनका 4 बेटे थे, एक अलाउद्दीन खिलजी और 3 अन्य थे, जिसमें अल्मास बेग, तायरीन खान और मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, यानी 4 भाई थे। इसमें से 2 भाई अलाउद्दीन खिलजी और अल्मास बेग
सुल्तान जलालुद्दीन की बेटी से ही शादी कर लिए। जब अभी खिलजी वंश स्थापित भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व ही अलाउद्दीन खिलजी की शादी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी मलिकाए जहाँ से हुआ था। आगे चलकर इसने 2-4 और शादियाँ की, इसने बहुत सारी शादियाँ की। तो जिसमें से एक और शादी का उल्लेख मिलता है जो कि इसके ही सेनापति अलप खां की बहन थी, जिसका नाम मेहरू था। खैर शादियों पे उतना नहीं जाना है। तो इसने शादी की और इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद बन गया। और चूँकि उनके जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का ये बेटा था और बड़ा भाई जो शहाबुद्दीन मसूद थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु के बाद इसके भाई और इनकी देख रेख करने का काम भी कौन किया? जलालुद्दीन खिलजी किया। और बाद में शादी हुआ, दामाद बना। जब जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना की और सुल्तान बना, उस समय अलाउद्दीन खिलजी अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त हुआ। और अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त होने के कुछ दिनों के बाद 1291 ईस्वी में मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया। कहाँ पर? कड़ामानिकपुर में, जिसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके कारण सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुश होकर यहाँ इसे कड़ामानिकपुर की सूबेदारी दे दी। यानी ये तुजुक, अमीर तुजुक से किस पद पर आ गया? अब सूबेदार के पद पर आ गया। और आगे चलकर धोखे से अपने भाई के साथ षड्यंत्र करके इसने सुल्तान, अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। इसने अपना जो राज्याभिषेक कराया वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को कराया। और कहाँ कराया? तो दिल्ली के बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में। तो आपसे पूछ सकता है कि इसने कहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया? तो इसने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली के बलबन द्वारा निर्मित बलबन के लाल महल में कराया। इसके बाद इसने अपना शासन प्रारंभ किया और पूरे सख्ती और कठोरता के साथ अपना शासन प्रारंभ किया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा सुल्तान था जिसकी शुरुआत धोखे से और शासन परोपकारिता और अंत दहशत से हुई। इसके बारे में एक और फैक्ट जानने वाला है कि जब यह सुल्तान बना तो इसके समय में अलग अलग जगह पे विद्रोह होने स्टार्ट हो गए। इसने अपने भांजा अकत खान, नहीं ये इसका भतीजा था, अकत खान इसका भतीजा था, अपने भांजा अकत खां की हत्या करवा दी। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जब विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो खैर। और बलबन के समय के सारे अमीरों को, जलालुद्दीन के समय के सारे अमीरों को इसने मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसको लगता था कि ये लोग कभी ना कभी मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। हुआ ये कि जब इतने सारे लोगों को ये मरवाने लगा तब पूरे साम्राज्य में एक दहशत का माहौल फैल गया। समय बीतता चला गया। इसने अलग अलग उपाधियां भी धारण की, जिसमें किरण सानी की उपाधि, किरण सानी, सिकंदर सानी, इसी को कहा जाता है सिकंदर द्वितीय, इसी को कहा जाता है खलीफा का नाइब, ये सब इसकी उपाधियां हैं।
इसके अलावा एक लंबी चौड़ी उपाधि इसने धारण की थी जिसका नाम था खिलाफत उल नसीरी अमीर उल खिलाफत उल नसीरी अमीर उल मोमिनीन ये सारी इसकी उपाधियाँ थी जो इसने धारण करी थी। इसके आगे हम लोगों को जानना होता है, इसको और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप देखेंगे इसे विश्व का सुल्तान, ये उसके उपनाम है, विश्व का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त, ये सारे जो नाम हैं, ये उपनाम, ये अलाउद्दीन खिलजी के हैं। यानी इस तरीके से हमने क्या समझा, हमने ये बात समझी कि अगर कहा जाए कि सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी। किरण सानी खलीफा का नाइब, खिलाफत उल नासिरी अमीर उल मोमिनीन। उसके साथ साथ अगर इन सब किसी भी नामों से पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी हैं नाम उपनाम ये किसके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। अब अगर समय की बात करें तो इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु वो होता है 5 जनवरी 1316, यानी 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, तो ये जलोधर रोग से पीड़ित होकर मर जाता है। इसका जन्म तो हुआ था बंगाल में, लेकिन मरता है कहाँ पर, दिल्ली में। ये इसका रहा परिचय। परिचय से आप अवगत हो गए। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो है विद्रोह। दूसरा चीज़ जो है वो है विद्रोह। विद्रोह समझने से पहले हम लोगों को सेना के बारे में जानना होगा, क्योंकि सेना ही विद्रोहों को दबाने के कार्य में आती थी। देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में ये पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, नगद वेतन दिया और सबसे सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना इसने रखी। ऐसा इसलिए, अच्छा इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन अब बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक के जितने सुल्तान थे वो उन सुल्तानों की जो सेनाएं थी वो अलग अलग इक़्तिदारों के पास बटी हुई थी, लेकिन इसने क्या किया, सारे इक़्तिदारों के सेना को हटा के क्या किया, सेना को सेंट्रलाइज कर दिया और पूरी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का निर्माण किया। इसके पीछे भी कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके सपने बहुत बड़े थे। ये चाहता था कि विश्व विजेता बनूं। तो ज़रा आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति विश्व विजेता बनना चाहता है उसे सेना की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बेशक पड़ेगी। उसको धन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बेशक पड़ेगी। तो यही सब करने के लिए पहले धन इकट्ठा करना और ये सेना स्ट्रॉन्ग करने, ये अपने सपनों को साकार करने के लिए शुरू किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अब मिटा दें।
अब हम लोग विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुख्यतः 4 विद्रोह हुए और चारों विद्रोह को सफलतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दबा दिया। तो सबसे पहला विद्रोह कौन था? सन 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों के बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। नवीन मुसलमानों के द्वारा, चलिए पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए दरअसल हुआ क्या था कि इसकी सेना, अच्छा सेना के बारे में आपको बता रहे थे ना, वो पूरा कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी रखा था और अपने पूरे सैनिक को कंट्रोल करने के लिए 5 सेनापति रखा था, जो कि बेहद योग्य और बेहद ताकतवर और कहा जाए कि कुशल सेनानायक थे। उनमें सबसे पहला नाम आपको जफ़र खान का मिलेगा। जफ़र खान के बाद उलुग खान के बाद नुसरत खान के बाद मलिक कफूर के बाद आपका अलप खान। ये 5 जो सेनापति थे इसके, ये पूरे सैनिक को देखरेख करते थे। वो 5 सेनापति में अलग अलग टैलेंट था और हर सेनापति अपने अपने विशेषता के लिए जाना जाता था। आगे हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। तो हुआ यूँ कि 1298 ईस्वी में, सन 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पर उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। और गुजरात मिशन सफल रहा। वहाँ से लूटे गए धन को लेकर बंटवारा करने को लेकर ये नवीन मुसलमान क्या किए कि विद्रोह कर दिए। जब ये विद्रोह कर दिए यहाँ पे कि नहीं, जो धन मिला है उसमें बंटवारा हम लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, इस बात को लेकर जैसे ही नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया, इसको दबाने के लिए नुसरत खां गया और इनके विद्रोह को दबा दिया। तो यदि पूछता है कि नवीन मुसलमानों के विद्रोह को किसने दबाया या इसको दबाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो नुसरत खां था। इसके बाद दूसरा विद्रोह इसके समय में इसके ही अभी बात किए थे, इसका ही भतीजा था जिसका नाम था अकत खां का विद्रोह हुआ। ये क्या किया, मंगोल मुसलमानों से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी पर जानलेवा हमला कर दिया। और जैसे ही जानलेवा हमला किया तो काउंटर अटैक में इसको पकड़कर इसकी हत्या कर दी गई। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो तीसरा विद्रोह इसका ही भगिना या भांजा उमर एंड मंगू खां, इनके विद्रोह को भी ये दबा दिया। आगे चलते हैं। चौथा विद्रोह जो हुआ ये हाजी मौला ने किया। और हाजी मौला के विद्रोह को दबाया कौन, हमीमुद्दीन। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 प्रमुख विद्रोह हुए। चारों प्रमुख विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। एक विद्रोह 1299 में नवीन मुसलमानों के द्वारा हुआ, जिसको नुसरत खां ने दबा दिया। अकत खां के द्वारा इस पर मंगोल मुसलमानों से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें इसको पकड़ कर इसकी हत्या कर दी गई। आगे उमर और मंगू खां को भी इसने क्या किया, ये लोग भी उस पर हमला किए तो इनको पकड़ कर मरवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे हाजी मौला ने भी इसके खिलाफ विद्रोह किए, जिसको हमीमुद्दीन, इनको कहा जाता है सरकार हमीमुद्दीन, ये इन्हें मार दिए। अब आगे चलते हैं। यानी ये इसके शासनकाल में हुए विद्रोहों के बारे में कुछ जानना था। ये 4 इम्पोर्टेंट थे, हमेशा याद रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक है इसके बारे में जानना, वो क्या है, मंगोल आक्रमण। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो वो हुआ
अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अत्यधिक मंगोल आक्रमण, और हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से आक्रमण हुए। तो अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मंगोल आक्रमण। अब मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मंगोल आक्रमणों में सबसे पहला आक्रमण 1297-98 में होता है, जो कि कौन करता है? मंगोल आक्रमणकारी, सबसे खतरनाक मंगोल आक्रमणकारी ये था कादर खान। बहुत ही खतरनाक था ये। कादर खान का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होता है, लेकिन कादर खान को परास्त करने का काम कौन करता है? इस मंगोल आक्रमण को परास्त करने का काम करता है जफर खान और उलुग खान। अभी आपको दोनों के बारे में बता चुके हैं। अगला सन 1298 ईस्वी में एक सलादी नामक मंगोल आक्रमणकारी था, इसी को सलारी भी कहा जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया सन 1298 ईस्वी में, और इसको जो क्या किया, ये सहबान के क्षेत्र में किया था। इसको भी शाही सेना ने अलाउद्दीन की परास्त कर दिया। अगला जो उल्लेख मिलता है वो है 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में ततार खान, आपको दिखाते हैं 1299 में कौन किया? कुतलुग ख्वाजा एवं तारगी, तातार खान नहीं तारगी, ये दो आक्रमणकारी थे जो जिसने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत पर। हुआ यूं, इसी आक्रमण में जफर खान मारा गया। ऐसा कहानी क्या है वो समझिए कि 1299 में जब कुतलुग ख्वाजा तारगी का भारत पर मंगोल आक्रमण होता है, तो ये जो जफर खान है अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली और बहुत खतरनाक सेनापति था। इसको देखते ही मंगोल भाग खड़े होते थे, और इसकी योग्यता से अलाउद्दीन चिढ़ता था, क्योंकि वो अपने से 20 आदमी को देखना नहीं चाहता था। तो हुआ ये कि जब ये मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण हुए तो इसने कहा, अलाउद्दीन ने कहा कि तुम हड़बड़ाना मत, हम लोग आराम से चल के उसको मारेंगे। लेकिन इसकी एक कमजोरी थी कि जैसे ही मंगोल को देखता था, इसका खून खौल उठता था और ये मारने काटने को चल देता था, ना आओ देखता था ना ताओ। इसी का खामियाजा वो भुगतना पड़ा इसको कि 1299 इसमें जो कुतलुग ख्वाजा और तारगी का आक्रमण हुआ तो उसमें ये मारा गया। इसमें कुछ अलाउद्दीन की भी गलतियां थी। जब ये मंगोल आक्रमण हुए तो ये जोश में निकला, तो जैसे ही निकला तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाकी सेनाओं को रोक दिया, जिसके कारण ये अकेला पड़ गया और उधर जाकर इसमें क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। अगला आक्रमण क्या है? 1299 तो हो गया, अब 1303 में 1303 ईस्वी में ततार खान ने आक्रमण किया था। नहीं, अरे 1200 नहीं, 1303 में ही अकेले तारगी का आक्रमण हुआ। फिर 1305 में ततार खान, का आक्रमण, और 1306 में कब आपका 1305-1306 में तैयब और इकबाल मंद, ये सारे आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मंगोल आक्रमण। यदि आपसे पूछता है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मंगोलों का प्रमुख नेता कौन था, तो याद रखेंगे दवा खान। ये दवा खान था। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए 1305-6 में कौन कौन है? कबक, तैयब और इकबाल मंद, और ये 1305 में तातार खान। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जब लोग आक्रमण किए, इसमें ये बताना जरूरी है क्योंकि आगे आएगा। तो ये रावी नदी के तट पर
इसे गाजी मलिक ने इनको पराजित किया था। गाजी मलिक उधर का सीमा रक्षक था और यही गाजी मलिक, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ना है, तो यही गाजी मलिक रावी नदी के तट पर इन ये जो कबक, तैयब और इकबाल मंद है, इन मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त किया था, बुरी तरीके से परास्त किया था। काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर अब आगे चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है, इसका कार्य। चलिए कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्य। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके कार्य को। कार्य तो इतने इसने किए कि अगर लिखा जाए तो बोर्ड कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बता देंगे, कुछ लिख देंगे और कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसकी असली कहानी शुरू होती है। सन 1296 ईस्वी में जैसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। एक तो इसका सपना को साकार करना, दूसरे समय समय पर इसके शासनकाल में होने वाले विद्रोह, तीसरा मंगोल आक्रमण और चौथा इसके साथ रहने वाले चाहे कुछ सगे संबंधियों का भी विद्रोह। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो इन सारी समस्याओं से निपटते हुए अपने आप को एक सुल्तान के रूप में कायम रखा टिल डेथ, मरते दम तक। इसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान के रूप में और एकदम सशक्त सुल्तान के रूप में रखा। तो इसने हम लोगों को जाना कि 12 अपना कोरोनेशन कब कराया, राज्याभिषेक, तो 22 अक्टूबर 1296 को। उसके बाद हम लोग देखें कि 1297-98 में मंगोल आक्रमणकारी हुए। मंगोल आक्रमण अभी पड़े ना कादर खां का, उससे निपटा। 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों का विद्रोह हो गया। फिर आगे बढ़ा तो 1301, 2, 3, 4 ये सब विद्रोह और आक्रमण चलते रहे। लेकिन सन 1304 ईस्वी में इसने एक महत्वपूर्ण काम किया जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी अपनी राजधानी बनाया था किलोखरी। इसने क्या किया कि किलोखरी से राजधानी चेंज करके कहाँ कर दी, सीरी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि हम भारत का मैप यहाँ पर बनाएं तो हम पाएंगे कि ये जो है ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। और किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का आक्रमण करने का एक मात्र यही रास्ता है, क्योंकि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इधर पानी ही है, इधर पहाड़ पर्वत है, तो इधर से तो कोई आ नहीं सकता, आएगा तो उसी में रह जाएगा। पानी आने का साधन उस समय उतना था नहीं, और जो भी आक्रमणकारी आते थे खास करके सेंट्रल एशिया की ओर से आते थे, क्योंकि उधर इस्लाम काफ़ी चरम सीमा पर था और वो लोग अपने इस्लाम साम्राज्य को फैलाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जा चुके थे। और वही लोग, चाहे कोई भी बाहर आक्रमणकारी आएगा तो वो आएगा कब आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट से। तो अब राजधानी अगर यहाँ रखता है ये इस क्षेत्र में तो तुरंत आक्रमण हो जाएगा। तो इसने अपना चेंज करके कहाँ कर दिया, सीरी में। तो सबसे पहले इसने राजधानी सीरी किया। उसके बाद सीरी का किला बनवाया खूब बेहतरीन, ताकि कोई आक्रमणकारी अगर आ भी जाए तो अंदर ना घुसे। उसके बाद बलबन के द्वारा निर्मित इधर जो किला बनवाया था बलबन ने अपने समय में, उस समय के किला को भी ये क्या किया, मरम्मत करा के उसको भी दुरुस्त कर दिया। क्यों दुरुस्त किया? ताकि बाहरी आक्रमण से ये बच सके। तो इसने 1304 में एक काम किया जो कि हम लोग देखें। आगे क्या हुआ इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी बदलने के बाद
सेना पर फोकस किया। इसने स्थायी सेना रखी, साथ ही साथ नगद वेतन देना प्रारंभ किया। देखिए किस तरह से दिमाग लगा रहा है ये। और नगद वेतन के साथ साथ कोई घुसपैठियां ना करे मेरे सैनिक में, इसलिए सेना के घोड़ों को दागना शुरू किया ताकि पहचान में आ सके कि ये हमारे ही घोड़े हैं। सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ किया। यानी यदि हम देखते हैं तो ये पूरी तरीके से सशक्त सेना बनाने पर फोकस किया अपना। अब इसने देखिए और क्या किया कि ये जो घोड़ा दागने और हुलिया करने के थे, इसीलिए इसको कहा जाता है हुलिया दाग सिस्टम। हुलिया दाग सिस्टम। हुलिया दाग सिस्टम की जो शुरुआत है वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे इसने बाजार से संबंधित कार्य किए। बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किया, उसमें मिलावट ना हो, इसको देखने रखने के लिए तरह तरह के पद बनाए, जिसमें से आप उनमें से पद को देख सकते हैं। एक था सहनाय मंडी, एक पद था सराय अदल, और एक होता था मुहत सिब।